नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही। गवर्नर राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन बनाने पर सवाल। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे 14 सवाल। आर्टिकल 143 के तहत मांगी संवैधानिक राय। संविधान में व्यवस्था नहीं। राष्ट्रपति ने कहा है सुप्रीम कोर्ट मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला कैसे दे सकता है। राष्ट्रपति ने यह बड़ा सवाल उठाया है। आपको बताते चले ये जानकारी दिल्ली से। गवर्नर राष्ट्रपति के लिए जो है डेडलाइन बनाने पर सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे। आर्टिकल 143 के तहत संवैधानिक राय मांगी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान में व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला आखिर कैसे दे सकता है। तो दिल्ली से ये बड़ी संवैधानिक हलचल की खबर आपको बताते चले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 14 अहम सवाल उठाए हैं और इन्हें आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। ये सवाल तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़े एक फैसले को लेकर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय कर सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर विचार करेगा और जो राय सामने आएगी वह भविष्य में संवैधानिक मामलों में एक अहम मिसाल बन सकती है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दोहा में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और अभी भी वर्तमान में बने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी मौजूद रहे और इस अहम बैठक को रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बताते चले मुकेश अंबानी ने ट्रंप से मुलाकात की है और इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि कतर के अमीर शेख भी इसमें मौजूद रहे और ये बेहद अहम मानी जा रही है। दोहा में ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर लगातार बने हुए हैं ट्रंप लगातार देशों के दौरे बात करें तो कर रहे हैं और ऐसे में देखें तो ये बेहद अहम रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके के नादेर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अवंतीपोरा क्षेत्र में चल रहे इस ऑपरेशन को पुलिस और सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और लगातार जो प्रशासन है, सुरक्षा बल के जवान हैं वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और मोर्चे पर सुरक्षा बलों ने कमान संभाली है। तो त्राल में लगातार मुठभेड़, प्रशासन अलर्ट। बढ़ते आगे, असम राइफल्स का बड़ा ऑपरेशन। भारत म्यांमार बॉर्डर पर चली गोलीबारी और 10 कैडर निष्प्रभावी किए गए हैं। भारत भारी हथियार बरामद किए गए। खुफिया इनपुट पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो खबर आपको बताते चले, 10 कैडर निष्प्रभावी किए गए। भारी हथियार भी इस दौरान बरामद किए गए। असम राइफल्स का ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर गोलीबारी और 10 कैडर इस दौरान निष्प्रभावी किए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है खुफिया इनपुट मिली और इसी के आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। असम राइफल्स ने भारत म्यांमार सीमा के पास इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। चंदेल जिले के न्यू समतल गांव के पास खुफिया सूचना मिली और इसी के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान संदिग्ध कैडरों ने सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने मापा और सुनियोजित जवाब दिया है। ऑपरेशन में 10 कैडर जो है निष्प्रभावी किए गए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के चुनारकों ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से मिले इनपुट पर ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद घेराबंदी की। आतंकियों ने जवाब में भारी गोलीबारी कर दी।
फिलहाल ये ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन सेना त्राल में सेना का कॉर्डन है सर्च ऑपरेशन, और इस दौरान लगातार प्रभावी कार्रवाई भी किए जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जताई है। राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने घायलों के इलाज के लिए आदेश दिए हैं। तो ये खबर आपको बताते चले, आज ये बड़ा हादसा बिहार से जो है बस दिल्ली के लिए आ रहे थे, और इस दौरान जो है यह हादसा हुआ है। लखनऊ बस हादसे पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया। हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई है। साथ ही साथ अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं, और इसके साथ ही घायलों के समुचित इलाज के भी आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण 28 लाख के पार। 150 से ज्यादा देशों से श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अमेरिका, नेपाल, यूके से सबसे ज्यादा पंजीकरण कराए गए हैं। तो चार धाम यात्रा में एक बार फिर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, और अभी भी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार जारी है। सबसे ज्यादा पंजीकरण कराए गए हैं नेपाल, अमेरिका, यूके से, और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अब 28 लाख के पार पहुंच चुकी है। 150 से ज्यादा देशों से श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, यानी कि लगातार हम बात करें हर साल जो श्रद्धालु हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें अमेरिका, नेपाल, यूके से सबसे ज्यादा पंजीकरण श्रद्धालुओं ने कराए हैं। देहरादून से ये खबर आपको बताते चले, चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा अब 28 लाख को पार कर गया है। 150 से ज्यादा देशों से अब तक 31,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अमेरिका, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सबसे अधिक पंजीकरण कराने वाले देश में से एक है। और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में देखें तो जबरदस्त उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा की बात करें हर बार श्रद्धालु यहां आंकड़े तोड़ते हुए नजर आते हैं। एक रिकॉर्ड स्तर पर जो श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, सरकार भी तमाम तरह के जो सुरक्षा है, सुविधाएं वो मुहैया कराने की कोशिश करती है। और हर साल पिछले के मुकाबले अनुभव लेकर सरकार बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश करती है। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज सुबह आग लग गई। आग सबसे पहले लाइब्रेरी में लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 9:40 पर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन भी जारी है। दिल्ली फायर सर्विस ने स्थिति को नियंत्रण में होने की बात की, और तस्वीरें जब धू-धू कर धधकते हुए आग के लपटें आप देख सकते हैं कॉलेज में लगी है, और ये तस्वीरें भी सामने आई है। और बताया जा रहा है कि 11 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति हालात जो है वो अंडर कंट्रोल है। बढ़ते आगे, हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। यात्रा में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भाजपा नेता बंटू कटारिया और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा शामिल हुए। और इस दौरान नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर तीखे हमले भी किए। रेखा शर्मा ने कहा कि सेना का संदेश पूरे विश्व में गूंज रहा है। वहीं कंवरपाल गुर्जर बोले कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को खत्म करके रहेगा।
और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, चीन और तुर्की के कपड़ों का बहिष्कार करेंगे कारोबारी। यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल मंडल ने आवाज उठाई है, चीन और तुर्की के कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। इसकी अपील की गई, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देशों का बहिष्कार हो, ऐसे देशों के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मांग करेगा। चीन तुर्की से चल रहे कारोबार पर रोक लगाने की मांग व्यापारियों की तरफ से। प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे और उसकी मांग करेंगे। जो देश आतंकवाद को समर्थन करते हैं, तमाम देशों से चल रहे कारोबार पर रोक लगाने की मांग तुर्की की बात करें तो यहां से जो भी कारोबार चल रहे हैं, यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अब इसको लेकर आवाज उठाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई देशों के साथ जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं या हालिया दिनों की बात करें, आतंक पर लगाम लगाने के बजाय पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तमाम देशों से जो भारतीय लोग हैं, भारत देश रिश्ते जो है नाते तोड़ने की बात कर रहा है। और ऐसे में देखें तमाम तरह के जो ट्रेड या यूं कहें कि व्यापार जो कुछ भी चल रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर अब भारत में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग लगातार हर एक पहलू पर आक्रोश दिखा रहे हैं। जो भी इस तरह के देश है जहां आतंक को सपोर्ट किया जा रहा है, तमाम देशों से व्यापार रोकने की बात कही जा रही है। और अब इस लिस्ट में खुलेआम जिस तरीके से हमने देखा, तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसके बाद अब लोगों में इसको लेकर भी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत ये आवाज उठाई जा रही है कि जो भी व्यापार है, कपड़े की बात करें, ये तमाम तरह के जो कारोबार है, रोक लगाई जानी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में देशभक्ति का जो उत्साह है वो बेहद देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। शहर तिरंगों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। आयोजकों ने सेना के शौर्य को नमन किया और एकजुटता का संदेश दिया। यात्रा के जरिए देश ने सुरक्षा बलों के प्रति आभार भी जताया है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब देशभक्ति और शौर्य की गाथाएं सहेजी जाएंगी। मुरादाबाद नगर निगम एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण करवा रहा है, जिसमें भारतीय सेनाओं की वीरता, बलिदान और आतंकवाद विरोधी अभियानों की झलक देखने को मिलेगी। संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और डिजिटल माध्यम के जरिए देश के वीर नायकों की गाथाएं जीवंत होगी। और इसका मकसद युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करना है और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराजगंज और बेगम बाजार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जोरों पर है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। खुशी की बात यह है कि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और जालंधर स्थित भारत का वो एयरबेस जिसे पाकिस्तान के आतंकी हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। यह मुलाकात इस मायने में भी बेहद अहम हो जाता है कि जिस एयरबेस को पाक ने नापाक और फर्जी तरीके से उड़ाने का दावा किया था, उसमें वाकई में सच्चाई है या फिर पाकिस्तान की तरफ से बोला जाने वाला हमेशा की तरह खोखला झूठ। और आइए आखिर पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस क्यों पहुंचते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। हालांकि
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया। जानकारी के मुताबिक 13 मई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की और इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। पीएम के दौरे की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं सो पाते। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। जहां प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। इस दौरे से एक बात तो साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोच तक नहीं आई है। इस दौरे ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान को इस दुनिया के सामने लाकर रख दिया। पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुली। अब इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से गलत हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जिनमें दिखाया गया कि वहां सब कुछ सामान्य है और ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेवकूफी से यह दुनिया भी अच्छी तरह वाकिफ है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचकर यह दिखा दिया कि यह पूरी तरह से ऑपरेशनल है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। इस दौरान एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी नजर आए। आपको बता दें कि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है और सबसे अहम बात यह है कि इससे दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। पीएम मोदी ने दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले पीएम मोदी ने 12 मई की रात को राष्ट्र के नाम देश को संबोधित भी किया था
और पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और 2 दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किए और भारत के तगड़े जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू भी किया। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।